नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में। जैसा कि आपको पता है कि आज पीछे की कुछ वीडियो में भी मैंने आप लोगों को रीट से संबंधित कक्षा 10 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए सामने लाया था, आपके लिए रखे थे मैंने। और उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और उनके जवाब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो जवाब भी मैंने साथ साथ दिए थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोगों के लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी वो प्रश्न। तो कुछ इसी प्रकार के कुछ प्रश्न 15-20 क्वेश्चन मैंने आज और निकाले हैं कक्षा 10 की किताब से। तो कक्षा 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं, तो उन बच्चों के लिए भी अच्छे ये प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने, ज़्यादा किसी प्रकार का विलम्ब किए बिना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो जितने ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करते हो, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। और अभी बच्चे जिस प्रकार घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए लगातार, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों के जब आयोजित होंगे तो उस समय तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, ये हमारा प्रयास है। तो कुछ प्रश्न है जो आप लोगों के लिए रख रहा हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर। और हमारा जो पहला प्रश्न है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे मैंने ये PDF तैयार कर रखी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन, ये पहला प्रश्न है आपके सामने जो आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो अगर थोड़ा सा कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बता देना। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये डाले हैं, तो जो इसमें ऑप्शन आपको सही लगे वो आप पहले खुद अपने स्तर पे इसको चेक करना, उसके बाद आप उसका उत्तर मैच करना। जैसे पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी इसमें से कौन सा है, उसका आपको जवाब देना है। ठीक है, चलो देखिए ये पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है IgE, IgD, Ig और Igm। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें ये प्रश्न जो है वो पसंद आएंगे और आपको काफ़ी ये फ़ायदेमंद भी रहेंगे। तो चलिए इसका जवाब आपने दे दिया होगा। इसका सही जो उत्तर रहने वाला है वो रहेगा Igm। यानी जो अपना पहला प्रश्न है, तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है डी, यानी द कह सकते हो। उसके बाद में दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक, देखो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात के अंदर सर्वाधिक वेग होता है। जैसे इसमें ऑप्शन डाले गए हैं पानी, कांच, ग्लिसरीन, ये तो सब माध्यम है। देखो पानी माध्यम है, कांच माध्यम है, ग्लिसरीन माध्यम है। तो निर्वात जो है ना, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। निर्वात या हवा भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, निर्वात और हवा में प्रकाश का वेग सर्वाधिक माना जाता है और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखना है ये प्रश्न। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये याद रखना, ये मीटर प्रति सेकंड है, यानी SI पत्ती में मैंने इसको यूनिट को रखा हुआ है। और कई बार CGS पत्ती में भी, इसमें आपको पता है कि मात्रक पत्तियाँ 3 प्रकार की होती है, MKS, CGS, FPS। तो उसके आधार पर ये पद्धतियाँ SI पद्धति को अपने को याद रखना है। तो SI पद्धति यानी जो कि MKS पद्धति का एक रूप है, तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है। देखो दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है। दोनों दिशाओं का मतलब ये हो गया कि जिस अभिक्रिया से अगर हम एक दिशा में जिस अभिक्रिया को संपन्न करवाएं और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अभिक्रिया दोबारा संपन्न हो जाए तो उसे वो दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अपने ये कह सकते हैं कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लो कि एक अभिक्रिया A से B में संपन्न हो गई। ठीक है, और अगर इस अभिक्रिया से वापस, यानी दोनों दिशाओं का मतलब A से आपने B उत्पाद बना लिया,
तो अगर बी से वापस अगर आप ए बना लेते हो तो ये कहलाएगी दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली अभिक्रिया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हो? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना ये। और अगर कोई अभिक्रिया एक दिशा में संपन्न होती है उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। तो दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली अभिक्रिया कौन सी होगी अपनी? इसमें अपना उत्तर रहेगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन ये अलग ही है, और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में से ये दोनों का आपका उत्तर होने वाला है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में जो वो एक दिशा में संपन्न होती है, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अंतर इसमें एक, इनको दर्शाने का अंतर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैं बताना चाहूँ आपको कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसको अमूमन जब उसको प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार का तीर का चिन्ह लगाया जाता है, ए से बी और बी से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, ए से बी, यानी ये अभिक्रिया जो है वो अनुत्क्रमणीय है, ये केवल एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ठीक है, इसमें ऑप्शन मैंने आपको डाले हुए हैं, रदरफोर्ड, ध्यानचंद, बैटसन और स्टीनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज करना, ब्लड ग्रुप से हम बोलते हैं। तो स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको विटामिन की कमी से होने वाले कुछ रोग से संबंधित मैंने आपको एक तो कुछ पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, तो ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो होगा रतौंधी। ठीक है, याद रखना, ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा? रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, यानी रात के समय में जो अमूमन जो है थोड़ा कम नज़र आता है, इस प्रकार का ये जो रोग होता है वो रोग रतौंधी कहलाता है। चलिए उसके बाद में छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी ये तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापक इकाई, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, प्रजाति, जंतु, निविधता और जैव विविधता और सभी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन रहने वाला है, सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रजाति। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण युग्मों का प्रयोग किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण युग्मों का प्रयोग किया था? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हो। इसमें 7 जो लक्षण हैं उन युग्मों का मेंडल द्वारा प्रयोग किया गया था। फिर एक बार ये पहले प्रश्न का दोबारा एक, जैसे हमने पहला प्रश्न पढ़ा था ना, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी, ठीक उसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? ठीक है, IgA, IgM, IgD, IG G। तो इसमें जो सही आपका ऑप्शन जो रहने वाला है वो होगा आपका, इसमें माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है वो रहने वाला है आपका IgA। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो ये ध्यान रखना अपने को। पीएच, अगला क्वेश्चन है, पीएच किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक है? ठीक है, ऋणात्मक लघु गुणक है पीएच, किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक है? तो इसमें H आयन, H2O, OH आयन, Na आयन। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या रहने वाला है? H आयन। ठीक है, उसके बाद में हाँ H+ आयन यानी धनायन है ये। उसके बाद में एक पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अगर पदार्थ कोई अपने अणुओं में टूटता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जिसे आपको पता ही है कि संयोजन में जुड़ना होता है, विस्थापन में एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। ठीक है, तो एक पदार्थ अपने सरलतम रूप में जो टूटता है उसे कहते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, कई बार आ जाते हैं ऐसे प्रश्न। कार्य का CGS पत्ती में मात्रक बताइए। देखो कार्य के मात्रक की बात करें तो इसमें 4 मात्रक लिखे हुए हैं, अर्ग, डाइन, जूल और न्यूटन। तो कार्य का मैं बताना चाहूँगा आपको, कार्य इसमें जो मात्रक लिखे हुए हैं, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो CGS पत्ती की बात करें, देखो मैंने अभी आपको बताया था
कि MKS और CGS और FVS 3 पद्धतियाँ होती हैं, ठीक है। FVS तो थोड़ी अलग पत्ती है तो अपने को नहीं पढ़नी है। तो कार्य की बात करें तो MKS पत्ती में कार्य का मात्रक जूल होता है, याद रखना। MKS पत्ती में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ये बात ध्यान रखना MKS पत्ती में। और CGS पत्ती में कार्य की मात्रा की बात करें तो अर्ग होता है, ठीक है। CGS पत्ती में क्या होता है? अर्ग, ये याद रखना। MKS पत्ती में जूल और CGS पत्ती में अर्ग होता है। उसी प्रकार तो आपको इसका उत्तर तो पता चल गया होगा कि CGS पत्ती की मात्रा क्या होगा, इसमें अर्ग रहने वाला है। फिर जूल होता है MKS पत्ती में, बस याद रखना ये। अब 2 मात्रक और दिया हुआ है, इनमें भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। न्यूटन और डाइन, तो न्यूटन जो है ना वो MKS पत्ती में बल का मात्रक होता है, याद रखना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। MKS पत्ती में बल का मात्रक न्यूटन होता है और CGS पत्ती में इसी बल के मात्रक को डाइन कहा जाता है, ठीक है। CGS पत्ती में इसी बल के मात्रक को क्या कहा जाता है? डाइन कहा जाता है, याद रखना बस। ये बल के मात्रक है, इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन और दिए हुए थे तो मैंने इनके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर दिया आपको। ये MKS पत्ती में और ये CGS पत्ती में बल का मात्रक है, याद रखना इसको, ठीक है। और इनमें संबंध भी होता है आपस में, ठीक है। संबंध क्या होता है कि MKS को CGS में बदला जा सकता है। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये लिख लेते हैं अपने यहाँ पर। 1 जूल में, 1 जूल को नॉर्मल J से लिख सकते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। पावर है ये घात में, ठीक है। और न्यूटन वाली बात भी बता देता हूँ, 10⁻7 अर्ग हो गए ना। और न्यूटन वाली बात करें तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। तो ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 12वां सर्वदाता रक्त समूह है, ठीक है। सबको पता भी होगा, नॉर्मल ये प्रश्न है, यानी जो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सब के लिए दान कर सकते हैं अपने। तो ए बी या O, तो सबको पता है ये सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो O होता है, यानी किसी भी इंसान को मतलब ये ब्लड ग्रुप है वो दिया जा सकता है, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह। और ये जो AB ब्लड ग्रुप है ये किसी भी इंसान से मतलब ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। सर्वग्राही जिसे हम कहते हैं, तो ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जा सकता है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या सभी? अच्छा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन आपके मैंने सामने रख दिया ऑप्शन इनके, तो इसका उत्तर रहने वाला है प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, साधारण दर्पण है सिंपल साधारण, समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। ये इस पेज पर मतलब लगभग 14 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। जैसे नेक्स्ट पेज अपने लेते हैं, उस पर कौन कौन से प्रश्न है, इनके उत्तर आप लोग तसल्ली से नोट करते रहना। और जो प्रश्न आपको आते हैं उनके जवाब आप पहले से एडवांस जवाब लिखा करो ताकि पता चले। अभिक्रिया को वेग को कम करने वाला इनमें से कौन सा कारक होता है? अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनको कम करने का काम कौन करता है, ठीक है। तो नंबर 1 उत्प्रेरक, अब चाहे एक ऑक्सीकारक या कोई नहीं। तो इसमें जो रीजन रहने वाला है वो होगा उत्प्रेरक। देखो उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रित करने का काम करता है। अब नियंत्रण की बात आती है तो नियंत्रण का मतलब कहने का अर्थ हुआ जिस अभिक्रिया को बढ़ाना हो तो उसको बढ़ा भी देता है और घटाना हो तो घटा भी देता है, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक जो होता है ये अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। और अभिक्रिया के दौरान ये उत्प्रेरक में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी ध्यान रखना, यानी इसमें खुद में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, प्लस 2 डायोप्टर है, और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये प्रश्न देखो, मैं यहाँ इसका विश्लेषण कर देता हूँ। आपको क्षमता देखो, क्षमता को P से दर्शाते हैं और प्रश्न वाले ने रिजल्ट दे रखा है लेंस की क्षमता प्लस की 2 डायोप्टर है। अब पहली बात तो मैं इसके प्रश्न के बारे में एक बात बता देता हूँ, उसके बाद फोकस दूरी निकालेंगे अपने, ठीक है।
कि आपको फोकस दूरी अगर पूछी जाए तो लेंस क्षमता, ठीक है, क्षमता और फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है। फोकस दूरी जिसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस दूरी एफ में एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है में एक संबंध होता है, वो संबंध होता है P इज इक्वल 1/f। याद रखना, ये फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वो लेंस क्षमता के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इस संबंध में मैं आपको छोटी सी एक बात और बता देना चाहूँगा, इसके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा फिर उसके बाद इस प्रश्न को मैं सोल्व कराऊंगा। इसमें इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं, बच्चे कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं। पी के अगर मात्रक की बात करें, ध्यान देना, पी का मात्रक, अगर मैं पी के मात्रक की बात करूं तो पी का मात्रक देखो, अगर फोकस दूरी आप मीटर में ले रहे हो तो इसका मात्रक होगा 1/मीटर, और 1/मीटर को आप प्रति मीटर भी कह सकते हो, ठीक है, प्रति मीटर, या इसको एक डायोप्टर भी बोलते हैं, समझ गए। और डायोप्टर को किस से दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो अपने क्वेश्चन में डायोप्टर डी लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये डायोप्टर का मतलब होता है प्रति मीटर, यानी 1/मीटर कह सकते हो। अब अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आपके सामने एक बात रखूं, छोटा सा, इसमें आप ध्यान रखना बस, कि कई बार आपको ऑप्शन ये दिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो कि यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि मीटर वाली फोकस दूरी को सेंटीमीटर में बदल सकते हो। यदि एफ किस में है, सेमी में, मैंने नीचे पैर में लिख दिया, एफ सेंटीमीटर में है, तो इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हो कि P बराबर 100/f। अभी फ़िलहाल मैंने ये f किस में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, समझ गए बात मेरी। यानी क्षमता तो आ जाएगी, अब ये जो क्षमता आएगी ना, ये क्षमता सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी अपना क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि प्रश्न को मैं एक बार दोबारा उठा रहा हूँ यहाँ से। ये अपना प्रश्न है कि फोकस, इसकी क्षमता दे रखी है 2 डायोप्टर, समझ गए बात आप मेरी। तो आपको इसकी फोकस दूरी निकालनी है। अगर आप मीटर में निकालना चाहो तो आप ये सूत्र यूज़ में ले सकते हो, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सूत्र। और अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहो तो आप ये सूत्र यूज़ में ले सकते हो। तो चलो अपने दोनों से अपने रिजल्ट निकाल के देखें। सबसे पहले तो मैं P बराबर 1/f यूज़ में लेता हूँ, P बराबर 1/f यूज़ में लेता हूँ, तो f बराबर आ जाएगा 1/p आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी देखो आपको फोकस दूरी किस में दी हुई है, मीटर में आएगी, क्योंकि ये मीटर के लिए बताया मैंने, 1/2, तो उत्तर आ जाएगा आपका 0.5 मीटर, समझ गए बात में, 0.5 मीटर। और क्षमता पॉजिटिव थी तो ये पॉजिटिव उत्तर रहने वाला है, समझ गए बात मेरी, ये उत्तर किस में रहेगा, पॉजिटिव। अब इसी को अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहो तो एक काम करो, इसी को सेंटीमीटर में निकालना चाहो तो या तो आप इस मीटर को सेमी में बदल दो, 100 से गुणा करके, तो 100 से गुणा ही तो करूँगा मैं, 100 से गुणा करूँगा, या डायरेक्ट वो सूत्र लगा दो, f बराबर 100/p। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 100 में p यानी 2 का भाग लगा दो, तो अब ये उत्तर किस में आएगा, 50 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये मीटर में आया है और ये सेंटीमीटर में आया है। तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 2 डायोप्टर प्लस की है, तो 2 डायोप्टर लेंस क्षमता वाले लेंस की जो फोकस दूरी होने वाली है वो होगी कितनी, अपने मीटर में है तो 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर, आप इसका उत्तर लिख सकते हो। और एक बात और बताना चाहूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है वो भी आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान से समझना। पॉजिटिव मीनिंग का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो लेंस क्षमता धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो इतना सा याद रखना, पॉजिटिव जब भी आ जाए ना तो हमेशा उत्तल लेंस की बात होगी, उत्तल, जिसको आप अभिसारी भी कहते हो, बस ये याद रखना आपको,
यानी उत्तल या अभिसारीय। और नेगेटिव की बात करें तो अवतल लेंस की बात करेगा, अवतल या अपसारी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अपना उत्तर जो है वो पॉजिटिव में दिया हुआ है, +2D में सवाल प्लस में दिया हुआ है। तो अपना जो ये लेंस है इसकी जो बात कर रहा है सवाल में, ये कौन सा लेंस अभी यहाँ चर्चा कर रहा है, तो ये लेंस होगा अपना उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्षमता दी है ना, तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, एक वर्ताकार पथ पर गति करता हुआ कोई कण गति कर रहा है तो उसकी कौन सी बात सही इनमें से, कार्य शून्य है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, या कोई नहीं। देखो, कोई कण किसी वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है, और वर्ताकार पथ पे गति करता हुआ कोई भी कण है, तो वो जहाँ से चलेगा, जैसे यहाँ से चलना शुरू हुआ सपोज, और यहाँ से चलता हुआ वापस यहीं आएगा, तभी तो उसका पथ वर्ताकार होगा। ठीक है, और जब वर्ताकार पथ पर गति करेगा तो जैसे वो इस बिंदु से चलना स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने यहाँ फोकस कर दिया थोड़ा सा, इस बिंदु से चलना स्टार्ट हुआ और वापस जब वो यहाँ पर आएगा तभी उसका पथ वर्ताकार बनेगा। तो वर्ताकार पथ में याद रखना विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, और विस्थापन शून्य होने के कारण इसका कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि कार्य का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो वर्ताकार पथ में विस्थापन शून्य होने की वजह से कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपको दी गई है -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंस इनमें से कौन सा होगा। अभी आप ये सवाल आराम से जवाब दे सकते हो। ये डिग्री लगा दिया गया इसमें, थोड़ा सा ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। -60 सेंटीमीटर फोकस दूरी है लेंस की, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लेंस है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर पॉजिटिव की बात आए तो उत्तल होगा, और नेगेटिव की बात आए तो अवतल होगा। तो अपना सही उत्तर क्या रहने वाला है, अवतल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 अगस्त, 13 मई, 13 जून, 13 दिसंबर। तो जीके के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विज्ञान में प्रश्न आता है अंगदान दिवस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहने वाला है 13 अगस्त। याद रखना, 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया या किया था, सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था। बेटसन, मेंडल, ज्ञानचंद या मॉर्गन। तो इसमें सबसे पहले जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो था बेटसन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये जो प्रश्न तैयार किए गए हैं, ये जो 20 प्रश्न तैयार किए हैं, वैसे तो ये किताब की क्वेश्चन है सारे, आराम से आप इनको मतलब बुक्स जब पढ़ते हो अच्छी तरीके से तो आराम से आप इनको कवर कर सकते हो। ऐसे इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि कुछ अलग से इकट्ठे किए हुए तो मिल जाएँ तो आप आराम से पढ़ पाते हो, उनको आसानी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आसानी से आप क्लियर कर पाओगे इनको। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।